हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए प्यारे बच्चों, आज के इस वैल्यूबल से सेशन की करते हैं शुरुआत हम लोग। आज है 22 अप्रैल और 22 अप्रैल साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ते हैं। आज ही का दिन बहुत खास है क्योंकि आज के दिन हम लोग अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। पृथ्वी दिवस के रूप में आज के दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ये 1970 से इसकी शुरुआत हुई थी। अमेरिकी पर्सन थे एक, और उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, जिनका नाम अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो उनका नाम था गेलॉर्ड नेल्सन इनका नाम था। और एक्चुअली उस ज़माने तक बहुत ज़्यादा ऐसे कोई चर्चा नहीं होती थी एनवायरनमेंट को बचाने की, या कुछ ऐसा कोई पॉपुलर काम नहीं था। ये एक अमेरिकी सीनेटर थे नेल्सन। तो उन्होंने पहली बार ऐसा जनता को जागरूक करने की कोशिश की है कि पेड़ पौधे लगाने चाहिए, पानी को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, हमारी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको कैसे ठीक रख सकते हैं हम लोग, के साथ साथ जो हमारी सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है, एयर पॉल्यूशन क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में लोगों को बताने की कोशिश करना स्टार्ट किया। इन्होंने लोगों को ये बताने की कोशिश किया कि अर्थ इज़ ओनली हाउस फॉर अस, एक पृथ्वी ऐसा है जो एकमात्र हमारा घर है। क्लाइमेट चेंज क्या होता है ये बताया लोगों को। तो धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आई और इसको पहली बार 22 अप्रैल 1970 से सेलिब्रेट करने हम लोग लग चुके हैं। अब लोगों को आज के दिन बस यही बताया जाता है कि इको फ्रेंडली आदतें अपनाने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, प्लास्टिक को कोशिश करें कि कम से कम यूज़ करें, पानी को बचाने की लगातार कोशिश करें। तो आप लोगों के लिए भी मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आज के दिन अगर बन पाए तो प्लीज़ एक आज के दिन पेड़ पौधा ज़रूर लगा देना। अगर बन पाए तो, कोशिश हो पाए तो आज के दिन मेरा कहना मानना और अपना पेड़ पौधा ज़रूर लगाना आप लोग, ठीक है। और के साथ साथ आप लोगों को ये भी कहना चाहूँगा मैं कि आज के दिन वैसे एक पिछले साल थोड़ा बुरा भी हुआ था हमारे साथ में, क्योंकि पहलगाम अटैक हुआ था निहत्थे लोगों पे, या कह सकते हैं कि हमारे बहुत ही भोले भाले लोग जो घूमने गए थे और उन पर्यटकों पे पाकिस्तान के कायरों ने धर्म पूछ के और उन पे गोलियां बरसाई थी और उनको शहीद कर दिया था। वो शहीदी कहा जाएगा। तो ऐसे शहीदों के लिए तो श्रद्धांजलि है, परिवारों के लिए सांत्वना है। तो खैर चलते हैं सेशन में हम लोग। और अगर आपने पिछले सेशन का जो सही जवाब दिया था तो उसका थोड़ा डिटेल ये है कि विष्णु जी की मूर्ति सोनीपत जिले में कहाँ से प्राप्त हुई थी। भगवान विष्णु जी की मूर्ति सोनीपत के फाजिलपुर में ये मिली है, शेष सैया पे लेटे हुए भगवान विष्णु की मूर्ति। इसके अलावा भगवान विष्णु की मूर्ति रोहतक के मोहनबाड़ी में भी मिली है। त्रिविक्रम भगवान विष्णु की मूर्ति कैथल के सीवन में भी मिली है। सोनीपत हरियाणा का सैटेलाइट सिटी भी बनेगा। सैटेलाइट सिटी का मतलब क्या है सर? सैटेलाइट सिटी मतलब समझो, देखो दिल्ली एनसीआर जो है ये काफ़ी पॉपुलर है। और किसके लिए पॉपुलर दिल्ली एनसीआर? यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं हैं। अब उन सुविधाओं को पाने के लिए हम लोग जाते हैं दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा में जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें अपग्रेडेड हमें मिलती है। अब हम जाएंगे तो कभी हम अपना साधन खुद लेके जाएंगे, कभी हम लोग पैदल जाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे। जैसे तैसे करके यहाँ पे बहुत भीड़ हो जाती है और उस भीड़ के चलते हुए पॉल्यूशन भी बढ़ जाता है और एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी थोड़ा इशू आ जाता है। तो अब अगर वही फैसिलिटी हमें उसके आजू बाजू सिटी में मिल जाए तो सर बहुत बेटर हो जाएगा। तो सरकार बस यही कर रही है, सैटेलाइट सिटी के रूप में सोनीपत को सेटअप कर रही है एक सेपरेट। अब यहाँ पे सोनीपत में भी पर्टिकुलर कहाँ पे सर? सोनीपत में भी खरखोदा नाम की जगह है। खरखोदा आपको याद होगा कि ये 900 एकड़ का सुजुकी का प्लांट भी बन रहा है यहाँ पे, जिसमें से 100 एकड़ में तो जो सुजुकी की मोटरसाइकिल बनेगी और 800 एकड़ में यहाँ पे कारें बनेंगी। स्पेशली इलेक्ट्रिक कारों पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रहने वाला है। इसके अलावा सोनीपत का जिक्र तो हमने महाभारत के स्वर्ण प्रस्थ के रूप में भी सुना है। और सोनीपत का जिक्र हम लोग यूं भी कर लेते हैं कि राजा हर्षवर्धन के ताम्रपत्र अभिलेख भी मिले हैं, जहां से हमें पता लगता है कि राजा हर्षवर्धन जो थे वो शुरुआती दौर में शैव धर्म, यानी कि भगवान विष्णु को मानने वाला धर्म होता है, सॉरी भगवान शिव को मानने वाला धर्म होता है शैव धर्म होता है, भगवान विष्णु को धर्म मानने वाला वैष्णव धर्म होता है। बाद में उन्होंने बौद्धिज्म या बुद्ध धर्म को अपनाया है, तो बुद्धिज्म के बाद में वो फॉलोवर्स बने थे। तो ये हमें सब सोनीपत से ही पता लगता है। मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट एरिया हरियाणा का चौथा नंबर का सोनीपत है, 5वां हिसार है। और चौथी पुलिस कमिश्नरी है हरियाणा की, 5वीं पुलिस कमिश्नरी हरियाणा की झज्जर बन चुका है। खैर आगे जाते हैं। और अगर आप सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाइएगा और वहाँ पे द्रोणाचार्य नाम का बैच है, इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं, तसल्ली से पढ़ सकते हैं। सारा कंटेंट आपको PDF बाइलिंगुअल कंटेंट सब मिल जाएगा।
दोस्तों अगला आज का जो पहला करंट अफेयर है वो ये है कि हरियाणा में सरस्वती नदी के पुनर्जीवन प्रयासों के परिणाम स्वरूप वर्तमान में लगभग कितने किलोमीटर क्षेत्र में जल प्रवाह हो रहा है। तो वर्तमान में लगभग 400 किलोमीटर जल प्रवाह हो रहा है। ये फोटो में आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है धूमन सिंह जी, और धूमन सिंह जी हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड है, इसके करंट में वर्तमान उप चेयरमैन है। ये सरस्वती हेरिटेज बोर्ड बना कब था? साल 2015 में। एक की क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब सरस्वती नदी के बारे में तो आप लोग बखूबी जानते ही हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी के रूप में जानते हैं इसको। ऋग्वेद में तो इसको नदी तमा कहा गया है, इसका मतलब है नदियों में सबसे श्रेष्ठ है, माँ भी कहा गया है इसको। हरियाणा के अंदर जो सरस्वती नदी है, इस नदी का एंट्री कहाँ पे होती है? तो हरियाणा में हम लोग इस नदी की एंट्री पढ़ते हैं आदि बद्री के अंदर पढ़ा करते हैं। आदि बद्री में इसकी एंट्री होती है, और उसके बाद में मैदानों में आती है। यमुनानगर का क्षेत्र है ये। ऐसा माना जाता है कि महर्षि वेदव्यास जी ने सरस्वती नदी के किनारे ही महाभारत की रचना की थी, और इसी के लिए ही सरकार ने हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड है इसको बनाया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है सर? तो हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड जो है, इसका हेडक्वार्टर पड़ता है हरियाणा के पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में, इसका हेडक्वार्टर है। इसके अध्यक्ष हरियाणा के मुख्यमंत्री ही है, ध्यान रखना। चेयरमैन जो है ना, चेयरमैन हमेशा इसके पदेन अध्यक्ष के रूप में कह लीजिएगा सीएम ही है, और उपाध्यक्ष तो वर्तमान में धूमन सिंह किरमत सर हैं ही। अब भी एक बात और भी बताता हूं मैं कि जनवरी 2022 की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। जनवरी 2022 में अपने हरियाणा राज्य ने हिमाचल प्रदेश के साथ MOU किया था। आदि बद्री बांध बनाने के लिए समझौता हुआ था ये वाला, और इसका मेन टारगेट यही था कि हिमाचल की जो सोम नदी है ना, जो यमुना की ट्रिब्यूटरी है, उसका पानी मोड़ के सरस्वती की जो पुरानी धारा थी उसमें छोड़ दिया जाए, ताकि सरस्वती नदी पुनर्जीवित हो सके। और ये बांध हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री के पास बद्री में बनाने की चर्चा हुई थी। आपको शायद ये भी याद होगा कि हरियाणा का एक गांव है जिसका नाम पहले होता था मुगलावली, लेकिन आज के नाम पे तो आज इसको आप लोग पढ़ा करते हो सरस्वती नगर के नाम से जाना करते हो। यमुनानगर के इसी गांव में खुदाई के दौरान पानी के सोर्सेस मिले थे, और जिसे सरस्वती का रूट माना गया है, ऐसा मानते हैं। और मानते हैं कि ये रूट ना हरियाणा के यमुनानगर, फिर कुरुक्षेत्र के पेहोवा, फिर कैथल, सिरसा, ऐसे होकर राजस्थान, गुजरात तक जाता था ये। आपको याद होगा ना, अभी थोड़े दिन पहले मैंने जनवरी का एक करंट अफेयर पढ़ाया था कि अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव हर साल ये होता है बसंत पंचमी पे, और इसका शुरुआती जो दौर है, मतलब उद्घाटन इसका होता है इसी आदि बद्री वाला क्षेत्र, यमुनानगर क्षेत्र से, और उसका समापन पेहोवा कुरुक्षेत्र से किया जाता है। तो ऐसा मानते हैं कि सरस्वती नदी के तट पे होने के कारण ही ये पेहोवा जगह जो है ना, ये पितृ तर्पण के लिए पवित्र है। इवन पेहोवा को हरियाणा का गया भी हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद कर लेना। अच्छा, एक चीज और आप लोगों को याद रखनी है, स्वर्गीय दर्शन लाल जी जैन के बारे में एक बात आपने सुनी होगी, इसका क्वेश्चन HSSC ने 2-3 बार पूछ लिया है। दर्शन लाल जैन, और दर्शन लाल जैन का नाम इसी नदी के लिए साथ में इसलिए जुड़ा है क्योंकि इन्होंने ही प्रयास किए थे 1999 में सरस्वती नदी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी इन्होंने, और इन्हीं के ही इस इंस्टीट्यूट की हेल्प से, और हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड है, इसके चलते हुए ये डेवलपमेंट बोर्ड बन गया था। और इवन इनको सरकार ने साल 2019 में पद्म भूषण अवार्ड भी दिया था, पद्म भूषण अवार्ड भी मिला था। इनका निधन 2021 में हो गया था, तो हो सकता है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे फिर से रिवाइज होते रहें, बार बार पूछे जा सकते हैं। एक बात और बताता हूँ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को आप जानते होंगे, और इसका अलावा जो है ना रिमोट सेंसिंग के बारे में भी जानते होंगे। तो इसरो और रिमोट सेंसिंग ने मिलकर क्या किया है, हैदराबाद के अंदर एक नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है, और इन्होंने सैटेलाइट इमेजरी, जिसको बोलते हैं हम लोग IRSP6 के थ्रू जो है ना जमीन का जो निचले हिस्से की एक बहुत बड़ी नदी का रूट बताया है। ऐसा मानते हैं कि ये नदी यहाँ से बहती थी, इसरो भी मानता है। इसके साथ साथ एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है पैलियो चैनल, वो भी ये कहते हैं कि नदी के नीचे मिली जो रेत है ना, ऐसा लग रहा है कि कभी हो सकती थी कि यहाँ पे सदा नीरा, मतलब सारा साल बहने वाली नदी, लाइक सरस्वती नदी इसको कहते हैं हम लोग। एक भारत में कमेटी और भी बैठी थी जिसका नाम है KS वाल्दिया कमेटी। ये भी सरस्वती नदी के लिए ही कोशिश की थी इन्होंने।
प्रोफेसर के.एस. वाल्दिया थे, उनकी ही अध्यक्षता में ऐसा पता लगा था कि सरस्वती नदी ऐसा नहीं कि केवल थ्योरी हो या एक हाइपोथेटिकल थ्योरी हो, बस केवल भाई एक रेफरेंस थ्योरी हो, बल्कि एक रियल रिवर थी, ऐसा के.एस. वाल्दिया टीम ने कहा था। इवन ऐसा भी बोलते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ना, ये इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो सिंधु और सरस्वती नदी के हिस्से पे ही था, इसलिए कभी कभी इसको इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन कहेंगे तो खराब नहीं है। इवन अपने हरियाणा या पूरे भारत का सबसे बड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एरिया जिसको हम लोग पढ़ा करते हैं, राखी गढ़ी पढ़ते हैं, ये भी तो दृष्टदत्ती और सरस्वती नदी के किनारों के ऊपर ही था। अब इतिहासकार एक बात बताओ सर, इसको खत्म मतलब ये नदी विलुप्त कैसे हो गई ऐसे? तो ऐसा बोलते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स या भूकंप वगैरह आए हैं तो इसका पानी यमुना और सतलुज में मिल गया और ये धारा, मेन धारा है वो खत्म हो गई है। तो ऐसा मत रहा है, कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। एक चीज़ और भी याद रख लेना है आप लोगों को यहाँ पे, चलो आप लोग इतना तो याद रखना कि सरस्वती नदी जो है ना ये 400 किलोमीटर बह रही है। एक चीज़ आपको और याद करने की मैं ये कह रहा था कि इसका ऐतिहासिक महत्व भी बहुत है। इसी नदी के तट पे ही प्राचीन काल में पिंडदान की परंपरा हुआ करती थी। इसके अलावा यहाँ पे गाँव है जिसका नाम है पिसोल गाँव, और ये इसी नदी के ही तट पे था। धार्मिक रिलेशन भी है इसका, मतलब आपका रिलीजियस आप अगर लिंक बनाते हो तो ऐसा मानते हैं कि महाभारत के टाइम पीरियड में भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम ने युद्ध में भाग न लेके द्वारका से आदि बद्री तक सरस्वती नदी के किनारे पद यात्रा की थी। ऐसा भी बोलते हैं कि पिसोल में जो ना एक भगवान विष्णु की मूर्ति भी है, लगभग 1400 साल पुरानी मूर्ति है ये। इवन पिसोल एरिया में बलराम ने शांति के लिए महायज्ञ भी किया था, ऐसा भी मानते हैं। ऐसा भी मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र के 48 कोस परिधि में सिक्योरिटी के लिए 4 धाम की ड्यूटी भी लगाई थी। तो इसका इलाका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बल्कि सरकार यहाँ पे 9 लाख रुपए की लागत से घाट का निर्माण भी कर रही है सरस्वती मंदिर का जो परिसर है वहाँ पे। हरियाणा में जो प्राइवेट बस है, अब देखो प्राइवेट बस में आपको पास जो है वो आपका अलाउ माना जाएगा। सवाल ये है कि हरियाणा में जो प्राइवेट बस है उनके लिए छात्रों और बुजुर्गों के लिए रियायती या मुफ्त यात्रा सुविधा देना किस योजना का हिस्सा है? तो इसका ठीक आंसर रहेगा स्टेज कैरेज स्कीम। पहले तो आपको ये समझना है कि स्टेज कैरेज स्कीम क्या है। ये उस साधन को कहते हैं, समझिएगा, स्टेज कैरेज, जो एक पर्टिकुलर रूट पे चलता है और वहाँ से जितने भी बीच में स्टॉपेज आते हैं उन पे यात्रियों को चढ़ाता है, उतारता है। तो हरियाणा में पहले रोडवेज ही चलती थी, लेकिन बहुत सारे यात्री हो गए तो इसके चलते हुए क्या हुआ कि प्राइवेट ऑपरेटर है उनको भी परमिट देने के लिए स्कीम बनाई गई, और इसलिए सरकार ने रूट फिक्स कर दिया कि प्राइवेट बस है उनके मालिकों के लिए उन रूट पे ही बसें चलाने के लिए परमिशन मिली है उनको। तो ये पहली बार हरियाणा में 1993 से सिलसिला स्टार्ट हो रखा है, मतलब हरियाणा में प्राइवेट बसों को ऐड करने का सिलसिला 1993 से ही स्टार्ट हुआ है। फिर 2013 में भूपेंद्र हुड्डा की सरकार के टाइम पे नई स्कीम आई थी जिसमें प्राइवेट बसों को जो परमिट दिए गए थे बहुत बड़े तरीके से, लेकिन स्कीम का बैन कहते हैं मिसयूज़ बहुत हुआ था, तो वो कानूनों के हिस्सों में ही चली गई थी। और इसके अलावा 2016-17 के अंदर क्या किया था कि मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार थी, वहाँ पे फिर से इसमें थोड़ा अपडेट किया गया था ताकि रोडवेज का घाटा है उसको थोड़ा कम किया जा सके। और उसके बाद में 23-24 तक का आते आते सरकार ने, आपको याद होगा, किलोमीटर स्कीम चला दी थी और इलेक्ट्रिक बसेस है उनको भी स्टार्ट कर दिया था। तो आजकल जो है ना इस बसेस का मतलब स्टेज कैरेज स्कीम का मतलब ये कह सकते हो आप लोग कि इसमें टोटल रूट जो है ना उसका एक हिस्सा होगा सरकार का, एक हिस्सा होगा प्राइवेट बसेस का। कभी कभी ये 50-50 हो जाता है, कभी कभी 60-40 हो जाता है, वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे, या ये अपडेट्स होते रहते हैं, डिपो बाय डिपो चेंजेस होते रहते हैं ये नियम। तो इसको आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है। तो अभी एक बात याद रखना कि जितने भी अब हम लोग किसी बस में चढ़ते हैं तो सरकारी बस है तो वहाँ पे तो पास अप्लीकेबल होता है, या बुजुर्गों का पास बना होता है तो उनको 50% रियायत मिल जाती है। प्राइवेट में अब तक नहीं था, लेकिन अब प्राइवेट में भी ये चीज़ पॉसिबल हो जाएगी। अगर कोई नहीं मानेंगे तो उनकी परमिट जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। अब आप कहोगे सर सरकार इनको सब्सिडी देगी बदले में, बिल्कुल भी कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी, क्योंकि परमिट देने से पहले इनको ये कंडीशन दिलवाई गई थी। हरियाणा में इस स्कीम के चलते लगभग 1750 बसें अभी संचालित है। 2017 के पुराने आदेश का हवाला देके जारी किया गया है, और विभाग का मानना है कि संचालन कानूनी रूप से इसे मानने के लिए बाध्य है।
हरियाणा में मानेसर में प्रस्तावित ग्लोबल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के लिए डाइकिन इंडिया के द्वारा कितने करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्रस्तावित किया गया है? डाइकिन कंपनी को आप जानते होंगे, आपके घर में हो सकता है इसका एसी भी होगा, तो इसका ठीक आंसर आपके पास में रहेगा क्या सर? इसका ठीक आंसर होगा 1000 करोड़ रुपए। मतलब टोटल इन्वेस्ट होने वाला है 1000 करोड़ का ग्लोबल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के लिए। और गुरुग्राम के मानेसर में ही इसलिए क्योंकि एक टाइप का IMT यानी कि इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप सेंटर है। इससे बेनिफिट मिलेगा, 500 हाई एंड इंजीनियरिंग जॉब मिलने वाली है, के साथ साथ एडवांस टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, उस पर फोकस किया जाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में हरियाणा उभर रहा है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के रूप में भी हरियाणा आगे जा रहा है। हरियाणा में आयुष्मान भारत योजना की बात करता हूं मैं, तो अब तक ये कितने करोड़ लोगों की सहायता दे चुकी है? तो अब तक टोटल जो है ना लगभग जो ना 3900 करोड़ रुपए की सहायता दे चुकी है। लोग नहीं है, लोगों की बात अगर मैं करता हूं यहाँ पे, तो लगभग 28 लाख के आसपास जो केस है वो निपटाए गए, 3900 करोड़ रुपए। और 1500 प्लस में जो है ना 1500 प्लस करोड़ जो ना फाइनेंस ईयर 2025-26 में अब इसमें दर्ज क्लेम है। अच्छा, आपको याद होना चाहिए, देखो भारत में इसका नाम आयुष्मान भारत योजना है। इसको स्टार्ट किया गया था कब? 23 सितंबर को स्टार्ट किया गया था। 23 सितंबर 2018 में इसको स्टार्ट किया गया था। कहाँ से स्टार्ट हुई थी सर ये? तो रांची, झारखंड से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया था इसको। इसकी एजेंसी का नाम है नेशनल हेल्थ जो अथॉरिटी है, NHS को बोलते हैं, वो इसकी नोडल एजेंसी है। तो हमारे भारत में लगभग जो है ना 10 करोड़ से ज़्यादा गरीब परिवार और 50 करोड़ के आसपास जो है ना आपके ऐसे जिनको 5 लाख का सालाना स्वास्थ्य कवर देना है। पूरा परिवार 10 करोड़ के आसपास है, लेकिन उसमें लगभग 50 करोड़ लोग, क्योंकि एक परिवार में 2-3 लोग भी हो सकते हैं, तो जिनकी सालाना इनकम, हरियाणा की बात करता हूँ, 1,80,000 रुपये तक है, तो उनको 5 लाख रुपए तक का सालाना इलाज बिल्कुल फ्री रहता है। लेकिन जिनकी सालाना इनकम 1,80,000 से लेकर 3 लाख के बीच में है, तो उनको मतलब ये तो खैर फ्री है 5 लाख तक का, लेकिन इनको क्या करना पड़ता है सर? इनको कुछ अमाउंट देना पड़ता है सर, 1500 रुपये साल के देने होते हैं। जिनकी इनकम 3 लाख से 6 लाख के बीच में है, उनको सालाना 4,000 रुपये देने होंगे और इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। जिनकी इनकम जो है ना वो 6 लाख से ज़्यादा है, तो 5,000 रुपये सालाना देके इस योजना का लाभ उठा सकता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। वैसे हरियाणा में ये जो आयुष्मान भारत योजना ये कब लागू हुई थी? पर्टिकुलर हरियाणा राज्य के अंदर 21 नवंबर 2022 को, उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी, और उस टाइम पीरियड में ये सेटअप हुई थी 21 नवंबर 2022 को। और फिर इसके बाद में 15 अगस्त 2023 को इसका दायरा बढ़ा के और इसको आगे करते गए, वो तो डिपेंड करता है। ज़्यादातर राज्यों के अंदर ये शामिल है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम हो सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान चला रखा है वहाँ पे, ठीक है ना। अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकते हैं। वेस्ट बंगाल में जैसे स्वास्थ्य साथी है, वहाँ तो खैर ये है ही नहीं योजना। ओडिशा में पहले ये बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना थी, पर अब तो नाम इसका एक ही कर दिया क्योंकि बीजेपी सरकार आ गई, तो यही कहते हैं हम लोग जन आरोग्य योजना या चिरायु योजना या आयुष्मान भारत योजना बोल देते हैं। दिल्ली में भी इसको लागू कर दिया जा चुका है फिलहाल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में आता है सवाल कि फ्रांसीसी चैनल ARTE पर आधारित डॉक्यूमेंट्री द गर्ल्स रिवेंज में हरियाणा के किस व्यक्ति के द्वारा चलाए गए महिला सशक्तिकरण और कन्या भ्रूण हत्या विरोधी अभियानों को दिखाया गया है? तो इसका ठीक आंसर रहेगा सुनील जागलान। इनकी मूवी है, उनको दिखाया गया। सुनील जागलान, आपको याद होगा कि इनकी पहले मूवी थी सनराइज मूवी, उसको न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल ने भी सम्मानित किया था। ये हरियाणा के जींद जिले के बीबीपुर गांव के रहने वाले हैं, इतना याद रखना आप लोग। इतना ही था आज का सेशन। आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि पुरातत्व से संबंधित मिथ्याथल स्थल किस जिले के अंतर्गत आता है? बताना इसके बारे में विस्तार से। कल फिर मिलता हूं आपको मैं लेटेस्ट अपडेट के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना, वीडियो को लाइक भी कर देना। राधे राधे डियर। और हाँ, अगर पेड़ पौधे लगाना चाहते हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे इंजीनियर सुनील बिश्नोई टैग करके अपना फोटो भी अपडेट कर सकते हैं, अच्छा लगेगा। मतलब अगर आप यूज़ करते हैं तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, बट हाँ अगर लगाते हैं करते हैं तो ऐसा कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। शुक्रिया।